हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के डेफिनेशंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के डिफरेंट पार्ट टाइप्स, जो हम लोगों ने 6 डिफरेंट टाइप्स को देखा था और उसको हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस पे उसके डायग्राम के साथ और उसके डेफिनेशंस के साथ हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रियल बेसिस पे है क्या, इसे किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं और इसमें हम लोग को क्या कुछ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि डिफाइन द टर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो इसको हम लोग समझ के कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहने का मतलब कि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक होंगे मेल पेरेंट्स, क्लियर है, और दूसरे होंगे फीमेल पेरेंट्स। दोनों के अपने अपने गैमेट्स होंगे, जिसमें मेल पेरेंट्स जो होंगे उसमें उनका स्पर्म होगा और जो फीमेल पेरेंट्स होंगे उसमें उनका एग होगा। जब दोनों गैमेट्स फ्यूज करेगा तो उस दोनों गैमेट्स में समझना है कि दोनों गैमेट्स में हेप्लॉइड एंड हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। जब दोनों क्रोमोसोम हेप्लॉइड कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो क्या बनेंगे? 2 वे, क्लियर है, जिसको हम लोग डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे। और जब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि ए सेक्सुअल से कैसे अलग है। तो ए सेक्सुअल में हमेशा जितने भी डॉटर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से एकदम जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट्स से क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे, मतलब वो पेरेंट्स से अलग दिखेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? वेरिएशंस, चेंजिंग के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो आइए हम लोग देखते हैं एक सिंपल और एक प्रॉपर डेफिनेशंस जो हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा समझिएगा कि इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। हम लोग सेक्सुअल पढ़े या एसेक्सुअल पढ़े, दोनों किसके अंडर में आता है? रिप्रोडक्शंस के अंडर में आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी रिप्रोडक्शंस का मोड है, ठीक है। तो इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड। हमने अभी जस्ट बताया था, हेप्लॉइड करने का मतलब एन, डिप्लॉइड करने का मतलब 2n, ठीक है। हेप्लॉइड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स में क्या होगा? तो एग होगा। यहाँ पे फीमेल गैमेट्स क्या है? एग है। एंड हेप्लॉइड इन मेल गैमेट, मेल गैमेट्स क्या होगा? स्पर्म सेल होंगे, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ दिस गैमेट्स अकर एट फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करेगा तो क्या चीज़ का ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड 2n जाइगोट। मतलब यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल बन रहा है क्या बन रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही बात को पूछा जाता है कि जाइगोट का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज टू बी अ जाइगोट। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? यहाँ पे जाइगोट है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन बहुत लोग को समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ पे एन क्यों लिया गया है। एन यहाँ पे जस्ट लाइक इसको दिखाने के लिए हम लोग लिए हैं। सपोज दैट माने हैं, जैसे सपोज दैट में मान लीजिए कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स का बात करें, ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यदि हम लोग ह्यूमन बींग्स का बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, ठीक है। तो इसमें एन का मतलब हुआ 23, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए वो फादर पेरेंट्स को ले रहे हैं, ठीक है। एक साइड मान लीजिए कि फादर है, दूसरे साइड जो है ये क्रॉस कर रहा है किससे? मदर पेरेंट्स से, ठीक है। यदि फादर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 23, क्योंकि ये गैमेट्स को रिलीज कर रहा है तो गैमेट्स में हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और मदर पेरेंट्स भी 23। तो ये हो गया एग और ये हो गया स्पर्म, ठीक है। जब दोनों क्रोमोसोम आपस में फ्यूज किए तो कितना क्रोमोसोम बन जाएगा? 23 कितना हो जाएंगे? 46। अब यह जो होगा यह जाइगोट हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम लोग 23 को n ले और इस 23 को n ले तो 46 जो होगा वो कितना n हो जाएगा? 2n होगा। तो यहाँ पे n का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम समझना है। यदि किसी ऑर्गेनिज्म में 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसमें n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। यदि किसी के बॉडीज में 24 क्रोमोसोम है तो उसके बॉडीज में जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12। तो क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा हाफ हो जाता है एक इंडिविजुअल्स के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा n और 2n हमने यहाँ पे क्यों लिया है। हर तरह के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम होता है, तो हर तरह के ऑर्गेनिज्म में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो उसकी क्रोमोसोम को तो यहाँ दिखा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग ने n यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग वो अपने पेरेंट्स से क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट होता है। तो यहीं पे वो पॉइंट को हमने लिखा है,
द जाइगोट डेवलप इनटू अ इंडिविजुअल। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल से आए हैं। कौन सा सेल से? तो जाइगोट से। तो इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट इज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पैरेंटल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट से क्या होंगे? जेनेटिकली अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। अब जो हम लोग को मेन बात जो करने हैं वो बात करने एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मतलब बहुत बार क्वेश्चन दे देता है कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज डिफर फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मतलब किस किस बेसिस पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा एडवांस है कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो आपको समझना है कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट्स से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं और उसमें दोनों तरह का क्रोमोसोम होने के कारण वो जो ऑफस्प्रिंग है वो किसी भी तरह के चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में एडप्ट करने का और सर्वाइव करने का कैपेसिटी जो होता है वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मतलब यदि इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रहा है तो उस सिचुएशंस में ज़्यादा एडप्ट करने का कैपेसिटी किसका होगा? जो ऑर्गेनिज्म या जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान। यदि हम एसेक्सुअल का बात करें तो उसमें किसी भी तरह का वेरिएशंस, किसी भी तरह का चेंजिंग तो देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह के ऑफस्प्रिंग के पास किसी भी तरह का ना तो वेरिएशंस होता है ना कोई चेंजिंग होता है, तो इसी कारण वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में एडप्ट करने का कैपेसिटी काफ़ी कम होता है। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग, वह ऑफस्प्रिंग जो है वह मेनली जो होते हैं अपने आप को डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी पे एडप्ट करवाते हैं। मतलब कि उनके पास किसी भी तरह के डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन जो है वो काफ़ी कम देखा जाता है, या उनके पास अगर कोई डिजीज हो भी जाता है उसे फाइट करने का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। किसमें? जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान। ठीक है, तो ये सब किसके अंडर में आ जाएगा? एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो उसी दो पॉइंट को आपको याद रखना है जो आपको डिफरेंस पे आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रोसेस जेनेटिकली वेरिएशंस। ऑफस्प्रिंग क्या होगा? जेनेटिकली वेरिएशन होगा इन दी ऑफस्प्रिंग। दी स्पेसिस कैन एडप्ट टू न्यू इन्वायरमेंटल ड्यू टू वेरिएशंस। मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है उसके पास न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशंस में एडप्ट करने का कैपेसिटी है विच गिव देम अ सर्वाइवल एडवांटेज। मतलब यहाँ पे किसका बात हुआ? सर्वाइवल एडवांटेज का। तो याद रहेगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखा गया है द डिजीज इज लेस लाइकली टू इफेक्ट ऑल द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्रोड्यूस होगा उस पर कोई डिजीज लेस लाइकली इफेक्ट करेगा, मतलब उस पर कम इफेक्ट करेगा कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो पॉइंट है डिफरेंस एडवांटेज के बेसिस पे, याद रखना है आपको। ठीक है, अब जो यहाँ से बात आता है ये तो हम लोग का बेसिक पॉइंट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम लोग का जो प्रॉपर है वो चैप्टर स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग को देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, ऐसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, लेकिन अब किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं वो हम लोग को देखना है। तो हम लोग को जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट्स में जो है यदि हम लोग बात करें 9th क्लास का, तो आपको याद होगा कि 9th क्लास में हम लोगों ने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को पढ़ा था, जिसमें हम लोग का थाइलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म था, एंजियोस्पर्म था। ठीक है, जिसमें थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इस तीनों प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। और इस तरह के प्लांट्स में ना तो सीड का फॉर्मेशन होता है, ना ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, ना ही फ्लावर का ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन जो दो प्लांट्स बच गए, जो दो प्लांट्स बचते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स, इस दोनों प्लांट्स में कैसा रिप्रोडक्शंस होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। लेकिन इसमें भी थोड़ा अलग बात है। क्या अलग बात है? कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट कैसा प्लांट है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है इसमें ये प्लांट्स कैसा है? फ्लावरिंग प्लांट है। एक बात तो यहाँ पे ये हो गया कि फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग पे डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि यदि फर्टिलाइजेशन होगा, यदि फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, इसमें हम लोग को पढ़ने हैं पॉलिनेशंस वगैरह पढ़ने हैं, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब चीज़ तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि फर्टिलाइजेशन होता है
तो दोनों प्लांट्स में अलग अलग चीज़ का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शंस में एक में थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है। जैसे यदि हम बात करें एंजियोस्पर्म प्लांट का, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सीड्स एंड फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सीड्स एंड क्या बन रहा है, सीड्स एंड फ्रूट्स। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स है इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिर्फ क्या बनने वाला है, इसमें सिर्फ सीड्स बनने वाले हैं। मतलब यदि आपसे ये दे देता है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या डिफरेंस है, तो पहला ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिर्फ सीड का प्रोडक्शन हो रहा है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स है लेकिन इसके फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या प्रोडक्शन होगा, सीड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे चीज़ आएंगे। तो ये डिफरेंस है। तो ये दोनों प्लांट्स कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हम लोग को पढ़ना है पूरा डिटेल, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स तो बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हमने कुछ का नाम लिखा है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, कैट्स हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे जो अपने आप को कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने बेसिक पॉइंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यदि एग्जाम में डेफिनेशन पूछ देता है तो कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल से किस किस बेसिस पे अलग है, जैसे वेरिएशंस के बेसिस पे अलग है, सर्वाइवल के बेसिस पे अलग है, डिजीज रेसिस्टेंस के बेसिस पे अलग है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो एसेक्सुअली सेक्सुअल को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। एडवांटेज में भी हम लोगों ने वही बात किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो किस किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जैसे प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। प्लांट्स में दो में होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और जो एनिमल्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं जो हम लोग को डिटेल कंडीशंस में कंप्लीट करने हैं। तो ये हम लोग का बेसिक पॉइंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तो आज के लिए थैंक यू।